अस्सलाम वालेकुम। चलो इंतज़ार कर रहा हूँ आसाम में 2-4 मिनट और, ठीक है। अभी तक 2 लोगों ने ज्वाइन किया है। यार जब कोई आएगा ही नहीं, 3 लोग आएंगे तो क्लास कैसे होगी? और वो भी 5:40 पे आए थे मेरे पास, तो मैं क्लास कैसे लेता? मैं यूनिवर्सिटी में इंतज़ार कर रहा था, कोई आया ही नहीं। जब 3-4 लोग थे और वो भी 5:40 पे मेरे पास आए, मैं 4:30 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं नहीं दी क्लास। अटेंडेंस होगी तो क्लास में पढ़ाने में मज़ा आएगा ना। अब वो इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्शन ही समझ में नहीं आएगा तो उसके बाद क्या होगा? मैंने इंतज़ार किया 6 बजे तक सबका, लोग ही मौजूद नहीं थे, तो भाई मैंने फिर क्लास, बच्चे ने खुद ही मना कर दिया, मैंने भी नहीं की। सर आज मैं कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और आप अपनी क्लास में बोले सबको कि भाई क्लास में प्रॉपर आए, कि ये ऑटोमेटा में तो जो हो गया वो हो गया, इसमें जो है बड़ा मसला हो जाएगा आप लोगों को। और मगरिब का ब्रेक भी मैं नहीं दूंगा, मैं बैक टू बैक क्लासेस दूंगा और 2 40-40 मिनट की क्लास लेने के बाद मैं ऑफ कर दूंगा, ठीक है। तो जो ब्रेक होता है बीच में तो फिर लोग जो हैं ज्वाइन नहीं करते। अच्छा भैया, कोर्स है आपका कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन बेसिकली नाम से पता चल रहा होगा आपको कि आपने कंपाइलर डिज़ाइन करना है। बेसिकली कंपाइलर कंप्लीट तो डिज़ाइन नहीं हो पाता, लेकिन कंपाइलर डिज़ाइनिंग में जो जो एक्सपेक्ट आते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। कि भाई कंपाइलर आपको डिज़ाइन करना है, उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपाइलर होता क्या है, ठीक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कंपाइलर जो काम करता है वो काम हमने करवाना है। इसका मतलब है हमने वो तमाम लॉजिक सीखनी है जो कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ होती हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा यही होता है कि वाई स्टडी कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर क्या होता है, सबसे पहला सवाल हमारा यही होता है। तो आपके ख्याल में कंपाइलर कंपाइलर क्या करता है? जी, आपके ख्याल में कंपाइलर का क्या काम है? आपके ख्याल में कंपाइलर का क्या काम है?
कंपाइल्स अ कोड रिटन इन ह्यूमन लैंग्वेज, नहीं ह्यूमन लैंग्वेज में नहीं लिखते आप ह्यूमन लैंग्वेज में तो नहीं लिखते कोड को, आप तो कोडिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, जो कोडिंग की स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है आप तो उसमें लिखते हैं। बाकी लोग भी क्लास में मौजूद हैं, वो भी आंसर कर दें। हाई लेवल लैंग्वेज, तो आप ये कह रहे हैं कि हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोड को लिखते हैं और कंपाइलर का काम क्या होता है? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आसान अल्फाज में डेफिनेशन ये है कि भाई कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये जवाब नहीं हो सकता कि सर, मतलब हो तो सकता है कि सर कोड हमारे कोड का आउटपुट दे देता है डेफिनेटली, लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर जो है हमारा वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अब सवाल ये आ जाता है कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? वो जो फ्रंट एंड पे लिखी हुई होती है। लाइक अगर हम इस कोर्स में थ्रू आउट द कोर्स सी लैंग्वेज को, हाँ हाँ बेटा आखिर में लिखा था, सी लैंग्वेज को हम लोग लेके चलेंगे कि ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि हम हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब एक लैंग्वेज को दूसरे मीडियम में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश को उर्दू में कर रहे हैं, ठीक है, चाइनीज को इंग्लिश में कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम ये कह रहे हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। सवाल ये आ जाता है कि अगर मैं कंपाइलर की बात ना करूं, इन जनरल बात करूं, अगर मैं कंपाइलर की बात ना करूं, इन जनरल बात करूं, तो मेरा सवाल ये है कि अगर जर्नली मुझे किसी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ता है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एक लैंग्वेज है, फर्ज करें चाइनीज़, और मुझे उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मेरे क्या स्टेप्स होते हैं? या हम चले चाइनीज़ इंग्लिश को छोड़ दें, हम इंग्लिश लैंग्वेज को उर्दू में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हमारे क्या स्टेप्स होते हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को उर्दू लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हमारे क्या स्टेप्स होते हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, नहीं बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं ना, बिल्कुल बेसिक से। देखें, आप और मैं बहुत कुछ जानते हैं लेकिन कंपाइलर नहीं जानता, तो कंपाइलर को तो सब बताना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी? कंपाइलर को तो आपने सब बताना पड़ेगा, तो आप और मैं बहुत कुछ जानते हैं लेकिन कंपाइलर कुछ नहीं जानते। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि फर्ज करें मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ। वॉइस में प्रॉब्लम है यार, बाकी लोगों को तो आ रही है, आप देख लें, आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, थोड़ा सा देख लें, नेट वेट चेंज करके दोबारा ज्वाइन करके। ठीक है, क्योंकि अगर आ रही होती तो ये सब शुरू से बोल रहे होते, अभी तक तो किसी ने नहीं बोला, आप देख लो। अब फर्ज करिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, गौर से देखिएगा। माई नेम इज उस्मान खान। ठीक है सर, आपने इसको उर्दू में कन्वर्ट करना है, आपने इस सेंटेंस को उर्दू में कन्वर्ट करना है। बेसिकली व्हाट इज योर टास्क, आप इंग्लिश लैंग्वेज को उर्दू में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि आपकी बात नहीं कर रहा मैं, आप किसी को सिखा रहे हैं और उसको कुछ भी नहीं आता, और जिसको सिखा रहे हैं वो कंपाइलर है। सही है, तो आप एक इंसान दूसरे इंसान को सिखा रहे हैं और दूसरे इंसान को आप सपोज करें कि वो कंपाइलर है, वो वैसे ही काम करेगा जैसे आप उसको बोलेंगे। तो सवाल ये आता है कि अब फर्ज कर लें मैं कंपाइलर हूँ और आप मुझे सिखा रहे हैं कि माई नेम इज उस्मान खान को उर्दू में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूंगा या कैसे करेंगे आप? मुझे आप वो समझाने की कोशिश करें। तो बिल्कुल आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उसको वर्ड्स की मीनिंग बताएंगे। चले, वर्ड्स की मीनिंग इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है उसके डेटाबेस में आप वर्ड सेव कर देंगे, ऐसा है?
वर्ड्स की मीनिंग बताने का मतलब तो कंपाइलर हमारी तरह थोड़ी है कि हमारी तरह की मेमोरी थोड़ी है कि दिमाग में खंगाला और आ गया। इसका मतलब अगर कंपाइलर की बात करें तो मतलब तो उसके बाद तो सारा डेटा होना चाहिए। अब बताएं दुनिया में कितने वर्ड्स हैं? नहीं पता ना आपको? मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो इसका मतलब है डेटाबेस तो नहीं बन सकता है इस तरीके से, क्योंकि डेटाबेस तो हमेशा फाइनाइट चीज़ों का बनता है। इनफाइनाइट में तो कोई लॉजिक लगेगी। इज इट क्लियर? चलिए फर्ज करें समहाउ हमने उसको बता दिया कि ये वर्ड्स हैं आपके। वापस आते हैं सेंटेंस पे। अब क्या करें सर? वापस आ गए सेंटेंस पे। अब बताएं क्या करना चाहिए? आपने बोला सर सबसे पहले वर्ड्स की मीनिंग बताएंगे। हमने कहा चलो उसको बता दिया कि भाई ये वर्ड्स ये होते हैं, ये वर्ड्स ये होते हैं। ये तो बात की बात है, पहले इस सेंटेंस पे आके बात करें। इस सेंटेंस से रिलेटेड कुछ मुझे हेल्प करें मेरी, जैसे ये कर लें आप, ये इस तरह से कर लें, या ये चीज़ ऐसे कर लें। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बेटा? एनीवन, जो लोग क्लास में मौजूद हैं 7-8 लोग, उन सबसे पूछ रहा हूँ, 2 लोगों से नहीं पूछ रहा। जी। पहले देखेंगे कौन सा टेंस है। अब देखिए ना, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि कंपाइलर है उसको नहीं पता कि टेंस क्या होते हैं। तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप एग्जैक्टली exactly, सबसे पहले सर चीजें आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। अब आप बार बार मुझे कह रहे हैं वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स, कंपाइलर को नहीं पता वर्ड्स क्या होते हैं। ये होगी बात। तो सबसे पहले आप ये बोलेंगे कि सर मैं इसको वर्ड्स में ब्रेक करूंगा। कंपाइलर को बोलूंगा कि ये जो तुम्हारे पास एरे बना हुआ है ना कैरेक्टर का, इसको वर्ड्स में तोड़ो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सबसे पहले कंपाइलर बोलेगा कि यार मुझे तो वर्ड्स ही नहीं पता, तो आप बोलेंगे अच्छा चलो मैं तुम्हें वर्ड्स में तोड़ना बताता हूँ, वर्ड्स में तोड़ लो। अब लॉजिक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जैसे इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ, ये जो सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसमें लॉजिक क्या हो सकती है? सिंपल लॉजिक है सर, स्पेस पे अलग कर दें, ऐसा ही है ना? सही है? नहीं नहीं, इट्स नॉट अबाउट स्ट्रिंग स्प्लिट। स्ट्रिंग स्प्लिट का फंक्शन भी तो कंपाइलर में रन हो रहा है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप बेटा देखिए, बहुत सारी लॉजिक है। माई नेम इज मिस्टर उस्मान खान, या मतलब ये आप ये कह लें योर नेम इज, ठीक है, योर नेम इज। अब यहाँ पर आपकी स्पेस वाली लॉजिक गलत हो गई, ठीक है। मतलब स्पेस वाली लॉजिक या डॉट पे भी अलग हो रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं थर्ड सेंटेंस लिखूं, आप बोले सर सबसे पहले वर्ड्स अलग करें और जब डॉट आ जाता है तो वो सेंटेंस होता है, सही है ना? यही बात बनती है कि सर जब डॉट आ जाता है तो वो सेंटेंस होता है, यही होना चाहिए ना? तो सर जब डॉट आ जाए तो सेंटेंस होता है। तो आप इसमें इसको सेंटेंस बना के अलग कर देंगे। आपका पहला टारगेट ये होता है कि आप वर्ड्स को अलग करते हैं। दूसरा टारगेट आपका ये होता है कि आप सेंटेंस को अलग करते हैं। इज इट क्लियर? किसी भी पैराग्राफ में सबसे पहले आप वर्ड्स को अलग करते हैं और फिर आप सेंटेंस को अलग करते हैं। अब सेंटेंस को अलग करने की भी तरीके हैं, वर्ड्स को अलग करने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वर्ड को अलग करने का सबसे बेसिक तरीका क्या है सर? आप बोल दें तो सर स्पेस पर अलग कर लें, ऐसा ही है ना? लेकिन सेंटेंस को अलग करने का मैं बोलूँ तो ये देखें, अब फंस जाएंगे आप। यहाँ पर आप लिखें आप पीएचडी, फंस गए आप। आप पीएचडी इज अ फिलोसफर ऑफ साइंस। अब ये, अब इसमें आप सेंटेंस को अलग करें तो आप फंस गए। अब बोलेंगे सर ये तो ये एक सेंटेंस ये दे देगा, बोलेगा सर यहाँ तक एक सेंटेंस है, फिर एक यहाँ तक एक सेंटेंस है, आपकी लॉजिक के हिसाब से। तो लॉजिक कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वो काम करे। चलिए सपोज कर लें somehow you manage to separate all the words from the paragraph। आई एम नॉट टॉकिंग कि भाई आप जो है वो ये कह रहे हैं कि सर
सेंटेंस अलग कर रहे हैं। अभी हम सेंटेंस अलग नहीं कर रहे। आपने किसी तरीके से बहुत सारी लॉजिक लगा के, बहुत सारी कोडिंग करके समहाउ आपने क्या कर लिया, मैनेज कर लिया कि मैं किस तरीके से सेंटेंसेस को अलग करूंगा। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब है पहला स्टेप आपका ये होता है कि आप अपनी ग्रामर, अपना सॉरी अपने स्ट्रिंग के अंदर से वर्ड्स को अलग करते हैं। जैसे कि फर्स्ट करिए लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है कोड का पार्ट, लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है कोड का पार्ट, ठीक है, ए प्लस बी कॉलन। कुछ लोग कोडिंग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं सर इक्वल टू ए प्लस सेमीकोलन। मतलब कुछ लोग कोडिंग ऐसे करते हैं कि वो स्पेस देते हैं, कुछ लोग कोडिंग में स्पेस नहीं देते। अब अगर फर्स्ट करें इंग्लिश लैंग्वेज में आप ये काम कर रहे हैं कि आप वर्ड्स को अलग करने के लिए स्पेस की लॉजिक लगा रहे हैं, तो सी लैंग्वेज में तो स्पेस वाली लॉजिक नहीं लग सकती। इज इट क्लियर? कि कोई कोड ऐसे कर रहा है, कोई कोड ऐसे कर रहा है, दोनों केसेस में फंस जाओगे। सही कह रहा हूँ गलत? मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है जो मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ? कि जो वर्ड्स अलग करने हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है वो डिपेंड करता है आप पे। अब आप बोले सर स्पेस पे अलग करने, तो कोडिंग में स्पेस पे अलग नहीं हो सकता, ठीक है ना। कोडिंग में हमें पता है स्पेस पे अलग नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ये बात पता है बहुत अच्छे से कि कोडिंग विदाउट स्पेस भी कर सकते हैं जहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, पहला स्टेप आपका ये होता है कि आप इस वर्ड्स को अलग करते हैं। वो कैसे करेंगे ये आप कंपाइलर के कोर्स में पढ़ेंगे। ये बात समझ में आ गई? तो पहला स्टेप ये होता है कि आप वर्ड्स को अलग करते हैं, लेकिन इसी स्टेप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब आपने बोला सर मैंने अलग कर लिया है, ये जो है ना ये माई लिखा हुआ है। अब आपके कंपाइलर को बताना है कि ये माई है क्या। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, नाउन है, या कोई और चीज है। क्लियर? प्रोनाउन है, प्रोवर्ब है, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। तो जितनी भी इंग्लिश के अंदर कैटेगरीज होती हैं, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे वो वर्ब हो, चाहे वो सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, वो प्रोनाउन हो, प्रोवर्ब हो, आर्टिकल हो, व्हाटएवर, तो आपके कंपाइलर को ये पता होना चाहिए कि माई की टाइप क्या है। टाइप, टाइप, ठीक है, मतलब टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। समझ में आ रही है बात? तो आपको सेकंड इसी स्टेप में वर्ड अलग करने के साथ साथ अगर आपने वर्ड अलग कर दिया तो टाइप मालूम करना मुश्किल नहीं है। अगर आपने वर्ड अलग कर दिया तो टाइप मालूम करना मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से नेम, इसकी टाइप क्या है। इसी तरीके से एज, इसकी टाइप क्या है। इसी तरीके से उस्मान, इसकी टाइप क्या है। इसी तरीके से खान, उसकी टाइप क्या है। अब आप बोले सर ये टाइप अलग क्यों कर रहे हैं? देखें, आपको अगर मैं ये सेंटेंस दूं, ही स्लीपिंग इज, आप बोलेंगे सर ये तो गलत लिखा हुआ है। ऐसे ही ना, आप इसकी उर्दू तो बना सकते हैं, लेकिन चूंकि ये सही नहीं है तो आप इसकी ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। इसको अगर कोडिंग के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो बेटा कोडिंग में जब एरर होता है तो कोड नहीं चलता ना। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, हम लोग गलती कर जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग समझ जाते हैं। अगर इंग्लिश में मैं कंप्यूटर से बोलूं विदाउट एरर, तो कंप्यूटर तो गलत चीज पे ट्रांसलेशन नहीं करेगा। इसी तरीके से हमें इन वर्ड्स की टाइप पता होनी जरूरी है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम आए तो हमें पता होना चाहिए कोई भी लॉजिक लगा के, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लॉजिक अभी हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ स्टेप समझ रहे हैं। तो इसकी टाइप इंटीजर है या फ्लोट है या क्या वॉट, सर इसकी टाइप भी इंटीजर है, इसकी टाइप भी इंटीजर है। सर ये इक्वल टू के बराबर ही होता है, और ये प्लस ही, और ये सेमी कॉलन, इनकी टाइप टाइप ही होती है। मतलब कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं जो इंडिविजुअल होती है। जैसे इफ जो है ना वो इफ ही होता है दुनिया में, और कोई नहीं होता। फॉर जो होता है वो फॉर ही होता है। लेकिन फंक्शन का नेम बहुत सारी तरह का हो सकता है, इनफाइनाइट तरह के नाम हो सकते हैं। इंटीजर जो है वो इनफाइनाइट टाइम के हो सकते हैं, बी, ए बी, पता नहीं, एप्पल 1, एप्पल 2, नम 1, नम 2, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तमाम चीजें वेरिएबल के अंदर आ सकती हैं। सही कह रहा हूँ गलत? तो सबसे पहला टारगेट हमारा क्या होता है कि हम अपने स्ट्रिंग को देखते हैं, उसके वर्ड्स अलग करते हैं और उनके साथ उनकी टाइप को एसोसिएट कर देते हैं। तो जो मैं वर्ड अलग करता हूँ उसको मैं लेक्सीम कहता हूँ। क्या कहता हूँ? लेक्सीम। और उसके साथ जो उसकी टाइप को एसोसिएट करता हूँ तो वो टाइप होती है। तो इस पूरे का जो नाम बन जाता है लेक्सीम
और टाइप का मिला के जो नाम बन जाता है वो बन जाता है सर टोकन। क्या बन जाता है? टोकन। तो मेरा पहला स्टेप ये कहता है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर कि मुझे टोकन जनरेट करने आने चाहिए। ठीक है सर। लेक्सिम क्या है? जो पीस अलग कर रहे हो, जैसे माई अलग किया तो ये लेक्सिम, इज अलग किया तो ये लेक्सिम हो गया। और टाइप क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो मुझे लेक्सिम के साथ साथ उसकी टाइप भी बतानी होती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये स्टेप में जो मैंने बात कही है ये समझ में आ गई सबके कि हमें लेक्सिम के साथ साथ उसकी टाइप भी बतानी होती है। ये पूरा जो पेयर कहलाता है ये कहलाता है टोकन। क्या कहलाता है? टोकन। तो हमारा सबसे पहला स्टेप जिस फेज के अंदर ये काम होता है, या जिस जो चीज टोकन जनरेट करती है, वो कहलाता है लेक्सिकल एनालाइजर। क्या कहलाता है? लेक्सिकल एनालाइजर। मतलब हमारी कंपाइलर का पहला फेज। कंपाइलर में ना बहुत सारे फेजेस हैं। कंपाइलर के अंदर बहुत सारे फेजेस हैं। फेजेस का मतलब ये होता है पहले ये काम करो, फिर जैसे बिरयानी बनाने में बहुत सारे फेजेस हैं, ठीक है, गाड़ी को इंजन बनाने में बहुत सारे फेजेस हैं। इसी तरीके से कंपाइलर के अंदर बहुत सारे फेजेस हैं। ये पहला फेज है जिसका नाम है सिंटैक्स एनालाइजर। और सिंटैक्स एनालाइजर जो है वो क्या करता है? टोकन जनरेट करता है। और टोकन क्या होता है सर? वो लेक्सिम और टाइप होती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेक्सिकल एनालाइजर का काम यह है कि वो सही टोकन जनरेट करे। अब अगर वो इस को वर्ब कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं कह रहा, तो वो आपकी गलती है, आपने कोडिंग सही नहीं की। वो उस्मान को नाउन नहीं कह रहा, वो उस्मान को कह रहा है एडजेक्टिव, तो ये आपकी गलती है, आपने कोडिंग सही नहीं की। तो वी बिलीव कि अगर लेक्सिकल एनालाइजर सही काम करेगा तभी हम आगे जाएंगे। ठीक है। फर्ज करें कोड लिखा हुआ ये ए इज इक्वल टू ए बी सेमी कॉलन। आपको पता है इस कोड में एरर है। इस कोड में एरर है। इस कोड में क्या एरर है कि सर दो वेरिएबल एक साथ नहीं आ सकते। दो वेरिएबल कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, उनके दरमियान में कोई ना कोई ऑपरेटर होना चाहिए। इज इट क्लियर? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर दो वेरिएबल एक साथ नहीं आ सकते, उनके दरमियान में कोई ना कोई ऑपरेटर होना चाहिए। लेकिन जब मैं इस कोड को लेक्सिकल एनालाइजर से गुजारूंगा तो ये कोड मुझे बताएगा दिस इज इंटीजर, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इंटीजर, दिस इज इंटीजर, दिस इज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। लेक्सिकल एनालाइजर इज नॉट आफ्टर द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करता। लेक्सिकल एनालाइजर ये कहता है कि भाई आप जो है, अगर आपने लिखा है ना माई नेम इज उस्मान, माई नेम इज उस्मान, ठीक है, इज उस्मान। तो लेक्सिकल एनालाइजर ये कहता है भाई मैं तो सिर्फ ये देखूंगा माई क्या होता है, मैं ये देखूंगा नेम क्या होता है, मैं ये देखूंगा इस क्या होता है, मैं ये देखूंगा इस क्या होता है, मैं देखूंगा उस्मान क्या है। मैं इस चीज पे फोकस ही नहीं कर रहा कि यार तुम्हारी ग्रामर जो लिखी हुई है, तुम्हारा जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है। तो लेक्सिकल एनालाइजर का काम ये है कि फर्ज करें आपके घर पे खाना बनाने का सामान आया, तो तमाम चीजें अलग करके उनके साथ टैग लगा रहा है। अब आपके घर में जो सामान आया गया है, वो आपके घर में प्लान ये था कि भाई हम बिरयानी बनाएंगे, लेकिन वो सामान बिरयानी का नहीं है। मतलब वो तमाम चीजें मिलके बिरयानी नहीं बना सकती। तब भी लेक्सिकल एनालाइजर आपको नहीं बताएगा कि ये बिरयानी का सामान नहीं है। वो बोलेगा ये गरम मसाला है, ये चावल है, ये गोश्त है, और ये है, ये है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात समझ में आ गई? तो लेक्सिकल एनालाइजर का काम क्या है? सिर्फ टोकन जनरेट करना। क्लियर हो गई बात? जैसे ये आपने कोडिंग में कहीं ये लिख दिया इंटीजर इफ, आपको पता है कि ये चीज डिक्लेयर नहीं हो सकती, ठीक है, तो यहाँ तो शायद वो एरर बता दे, वो बोले इंटीजर और इफ एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि या नाम ही बताए। वो इफ की डेटा टाइप जो है ना, यहाँ पर इफ को वो क्या बनाना चाहिए? अगर आप कोड कोड के अंदर ये चीज लिखे हैं इंटीजर इफ, तो आपके कोड में एरर आता है? अगर आप ये चीज लिखे तो कोड में एरर आता है? क्या एरर आता है? अंदाजा को याद हो कि किस तरह का एरर आ सकता है इस पे? कि इफ इज अ कीवर्ड है, सही है ना? वो फौरन बोलता है इफ जो है वो कीवर्ड है। तो थोड़ा सा आप इसको देख लें। हाँ बिल्कुल, कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एरर नहीं आएगा। कंपाइलर क्या करेगा? अपना आपका लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा? लेक्सिकल एनालाइजर इसको बोलेगा इंटीजर, और इसको बोलेगा इफ कीवर्ड। क्या बोलेगा? इफ कीवर्ड। वो ये नहीं बोलेगा कि इंटीजर के बराबर में वेरिएबल लिखा है, बोलेगा इफ जो है वो कीवर्ड है। तो वो अपने अपने एंड पे वो कीवर्ड इसको आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि उसको पता है इफ जो है कहीं पर भी आए इफ को इफ लेना चाहिए,
सी लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा, तो वो इसको कीवर्ड बोलेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पर वो एरर जनरेट नहीं करेगा, वो ये बोलेगा कि भाई इंटीजर के बाद इफ आना चाहिए, नहीं आया मेरा काम नहीं है, मैं तो ये बताऊंगा कि भाई इंटीजर ये इफ ये होता है। अब फर्स्ट करें मैं अपनी लाइन में ये लिख दूं कि माई उस्मान इज, तो अभी भी वो बोलेगा भाई कि ये माई माई है, उस्मान नाउन है, और इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर हो गई बात? तो कंपाइलर के पहले फेज जिसको मैं लेक्सिकल एनालाइजर कह रहा हूँ, उसका काम यह है कि वो टोकन जनरेट करता है। और टोकन क्या है? बेसिकली एक स्ट्रिंग का हिस्सा जिसे हम लेक्सिम कह रहे हैं, और उसके साथ उसकी टाइप को एसोसिएट कर देना। अब ये काम होगा कैसे, हमें इस कोर्स में आगे जाके पढ़ना है। तो पहला फेज समझ में आ गया कंपाइलर का, लेक्सिकल एनालाइजर का उसका काम क्या है। ठीक है, बाकी सब लेक्सिकल एनालाइजर का काम क्या है कि लेक्सिम और टाइप के साथ मतलब टोकन जनरेट कर देता है ये, और टोकन का मतलब ये है कि उसमें लेक्सिम और टाइप हो, और इस फेज को हम कहते हैं लेक्सिकल एनालाइजर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब एक सेकंड फेज आता है। अब आप मुझे वापस इसी चीज पे लेके जाइए। माई नेम इज उस्मान खान। आपने बोला सर somehow we managed to extract the token from that particular string। आपने किसी तरीके से टोकन जनरेट कर दिए। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए सर? माई नेम इज उस्मान खान, आपने माई अलग कर लिया, नेम अलग कर लिया, आइज अलग कर लिया, उस्मान अलग कर लिया, खान अलग कर लिया। आपका अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? क्या रिकमेंडेशन है आपकी कि सर ये स्टेप होना चाहिए मेरा नेक्स्ट? स्ट्रक्चर कह रहे हैं, ठीक है, ये जब मैंने कहा भी था और आप लोग सुन भी लें कि ये स्ट्रक्चर कह रहे हैं। तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि सर जो भी हमें स्ट्रिंग दिया जा रहा है, क्या वो स्ट्रिंग कलेक्टिव मीनिंग रखता है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्रॉपर उर्दू में कर रहा हूँ, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मैं ग्रामर का भरपूर इस्तेमाल कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन मैं आपसे ऐसी चीजें बोलना शुरू कर दूं, आप सुबह रात क्या करते, मतलब बिरयानी, और आप मिक्स करके बोलते, तो आप बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं? तो इसी तरीके से मैं वर्ड सही यूज कर रहा हूँ, लेकिन उन वर्ड से जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो सही बन रहा है नहीं बन रहा, ये हमारा सेकंड फेज होता है। उन वर्ड से जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा, ये हमारा सेकंड फेज होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि हमारा सेकंड फेज क्या होता है कि ये जो हमने टोकन अलग किए हैं, अब हमें पढ़ाया जाता था ना, जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पढ़ाया जाता था, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, हमें स्ट्रक्चर बता दिया था बचपन में कि भाई किसी भी जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर ये होता है। तो हमने बोला अच्छा, फिर हेल्पिंग वर्ब भी था, ठीक है, जैसे आई एम स्लीपिंग, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इस तरीके से हमें बता दिया गया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की कहानी होती है, इस तरीके से होता है, ये स्ट्रक्चर है हमारा। तो हमें उस स्ट्रक्चर पे हमने सारी, अब यहाँ पर माई नेम इज उस्मान खान, इसका स्टेटस हमें पता है कि भाई ये स्ट्रक्चर है। तो इसी तरीके से हमारे सेकंड फेज का नाम है लेक्सिकल एनालाइजर के बाद सिंटैक्स एनालाइजर। हमारा सेकंड फेज है उसका नाम है सिंटैक्स एनालाइजर। क्या नाम है? सिंटैक्स। ये क्या करता है? इसका काम थोड़ा सा सुनने में आसान है, वैसे करने में मुश्किल है। ये है सिंटैक्स एनालाइजर। ये क्या करता है कि अगर लेक्सिकल एनालाइजर ने आपको सही टोकन जनरेट करके दिए हैं, अगर लेक्सिकल एनालाइजर ने आपको सही टोकन जनरेट करके दिए हैं, तो ये उन टोकन्स की मदद से स्ट्रक्चर बना के वेरीफाई करता है कि वो स्ट्रक्चर मीनिंगफुल है या नहीं है। मतलब ये आपसे बोलता है यस या नो। मतलब यस या नो का मतलब ये होता है कि यस या नो किस चीज पे बोलता है, ये स्ट्रक्चर बोलता है, और आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना। समझ में आ गई बात? ये यस या नो किस चीज पे बोलता है? स्ट्रक्चर में बोलता है कि आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना। जैसे अब मैंने लिखा माई नेम इज उस्मान खान, ये मतलब नहीं बताएगा, ये बोलेगा गो अहेड कि माई नेम इज उस्मान खान ना सही लिखा हुआ है, ये मीनिंगफुल है। लेकिन माई नेम इज उस्मान मीनिंगफुल नहीं है, माई माई उस्मान इज मीनिंगफुल नहीं है, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए प्लस बी मीनिंगफुल है, स्ट्रक्चर लग रहा है। ए इज इक्वल टू ए प्लस बी मीनिंगफुल है, लेकिन ए इज इक्वल टू ए बी जो है वो मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि मुझे आपने सिखाया है कि भाई अर्थमेटिक जो एक्सप्रेशन होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका मतलब क्या है कि आपके कंपाइलर को सेकेंड फेज में ये पता होना चाहिए कि जो जो सेंटेंसेस कोडिंग में आप यूज कर रहे हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सेकंड फेज है, और ये सबसे मुश्किल और लेंदी फेज है। मतलब हम इसमें डिफरेंट एल्गोरिथम पढ़ते हैं पार्सिंग के,
जो कि हमें डेरिवेशन के जरिए ये बताते हैं कि ये गिवन चीज जो है ये सही है या नहीं है। इंडिविजुअल को चेक करना मसला नहीं है, वो इंडिविजुअल जितने भी आपस में कनेक्ट हुए हैं उनको चेक करना बड़ा मसला है। वो जो इंडिविजुअल आपस में कनेक्ट हुए हैं उनको चेक करना बड़ा मसला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सेकंड फेज हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है? सिंटेक्स एनालाइजर, जो कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पार्सिंग एल्गोरिथम यूज करके हमें ये बताता है कि आपकी ग्रामर में जो ये स्ट्रिंग यूज हुआ है, ये आपके स्ट्रिंग के अंदर जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है ये मीनिंगफुल है या नहीं है। जब भी मैं मीनिंगफुल की बात करूंगा तो बेसिकली मैं ये कहूंगा कि जो भी स्ट्रक्चर आपका बन रहा है उसकी मीनिंग बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है, तो यहाँ तक क्या आप समझाया मैंने आपको ये बताया कि आपकी ग्रामर जो है वो क्या करती है। आप सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, आपका सिंटैक्स लेक्सिकल एनालाइजर आपके टोकन जनरेट कर देता है। वो टोकन जनरेट करके आपको दे देता है, वी बिलीव के सही टोकन जनरेट हुए हैं। फिर उन टोकन्स की मदद से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। जैसे एक टोकन है सब्जेक्ट, एक टोकन है ऑब्जेक्ट, एक टॉपिंग है वर्ब, एक टॉपिंग है एक जो है टोकन है वो क्या है हेल्पिंग वर्ब। तो इनसे जो स्ट्रक्चर आपको गिवन है क्या वो है या नहीं। तो सेकंड फेज सिंटैक्स एनालाइजर है। सुनने में बड़ा आसान लग रहा है कि यस या नो का आंसर देता है, लेकिन प्रैक्टिकली परफॉर्म करने में ये एक लेंदी है। इसमें डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि ट्रैवर्स करके आपको ये बताते हैं कि जो आप यहाँ लिख रहे हैं वो चीज़ सही है या सही नहीं है। तो इस फेज में जो भी हम काम करेंगे उसका आंसर यस या नो होगा। वो काम हम कैसे करेंगे वो तो अगेन थोड़ी आगे की बात है, लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी हम काम करेंगे उनका सिर्फ दो ही आंसर होंगे, यस या नो। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई ये बात सबके? अच्छा जी, अब अगेन थोड़ा सा रिकॉल कर लें। टोकन दे रहा है लेक्सिकल एनालाइजर, टोकन दे रहा है लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर बता रहा है कि स्ट्रक्चर सही है या नहीं है। एक थर्ड फेज होता है, अगर सिंटैक्स एनालाइजर ये बोल दे, अगर सिंटैक्स एनालाइजर ये बोल दे कि भाई हाँ स्ट्रक्चर सही है, तो एक थर्ड फेज होता है, उसका नाम होता है, थर्ड फेज है उसका नाम क्या है? सिमेंटिक एनालाइजर। सिमेंटिक का मतलब आप लोगों को पता होगा, ठीक है? सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग। तो अगर वो ये कहता है सिंटैक्स के भाई स्ट्रक्चर है सही, तो सिमेंटिक एनालाइजर आ गया और वो कहता है कि ठीक है हम उसकी मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं। मतलब जो भी कोड है उसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आंसर आना चाहिए या कोई वैल्यू सेव होनी चाहिए, प्रिंट होनी चाहिए, स्टोर होनी चाहिए, डिलीट, वो हम फिर कर देते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये थर्ड फेज जो है सिमेंटिक एनालाइजर कहलाता है। तो पहला फेज तो आपको पता ही है, दूसरा फेज आपने बताया, ठीक है क्या है? सिंटैक्स एनालाइजर। सिंटैक्स एनालाइजर क्या करता है? गेट इट आफ्टर द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, कि भाई ये लिखा हुआ है इसको सॉल्व कर दें, तो हम कर देते हैं। ठीक है, और सिंटैक्स एनालाइजर जब कह देता है कि भाई हाँ ओके सही है आगे बढ़े, तो सिमेंटिक एनालाइजर आ जाता है, कहता है ठीक है मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो मसला ही नहीं है क्योंकि मुझे अप्रूवल मिल चुकी है सिंटैक्स एनालाइजर की। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये तीन फेजेस बड़े इंपॉर्टेंट है एज फार एज यू पीपल आर कंसर्न। ये तीन फेजेस बड़े इंपॉर्टेंट है। इन फेजेस के अंदर ही हमें अच्छी खासी क्लासेस निकल जाती हैं। चाहे तो आप अपनी कोर्स आउटलाइन देखिए या कहीं से भी देखें, दोबारा बता दें बेटा, सिमेंटिक एनालाइजर का मतलब होता है मीनिंग ढूंढना। तो माई नेम इज उस्मान लिखा हुआ है, सिंटैक्स एनालाइजर ने बोला भाई माई नेम इज उस्मान, ग्रामेटिकली सही लिखा हुआ है, तो सिमेंटिक एनालाइजर बोल देगा मेरा नाम उस्मान है, या मुझे एग्जैक्टली ये मतलब ही होता है इसका। ठीक है, सिमेंटिक एनालाइजर का प्रिंट करवाना या ना करवाना इट्स नॉट अबाउट प्रिंट। नहीं जरूरी थोड़ी है प्रिंट हो रहा, हो सकता है कैलकुलेशन हो रही हो, हर लाइन में प्रिंट थोड़ी होता है। ये लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो क्या ये प्रिंट हो रहा है? नहीं हो रहा ना प्रिंट, तो इट्स नॉट अबाउट प्रिंटिंग द कोड, इज अबाउट मीनिंग ऑफ द कोड। प्रिंट करना है प्रिंट कर लो, कैलकुलेशन करके कहीं सेव करनी है सेव कर लो, कहीं कुछ और काम करना है कुछ और काम कर लो, ये होता है मीनिंग का मतलब। ठीक है, सेविंग द कोड, हाँ मतलब आगे बढ़ो ना यार, ये लाइन सही है, इसका जो काम है वो कर दो, आगे बढ़ जाओ। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि ए में बी की वैल्यू लिखो, ऐड करो और ए में अपडेट कर दो। तो जब ये लाइन सही है तो सिमेंटिक एनालाइजर इसमें ए की वैल्यू को अपडेट करते हुए चलेगा।
कोई सवाल? यहाँ तक कोई सवाल है बेटा? कोई किसी का सवाल है यहाँ तक तो बता दीजिए। 3 फेजेज हैं इंपॉर्टेंट, फिर जो आगे के 3 फेजेज हैं वो मैं आपको बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा। लेकिन मैं फिलहाल यहाँ तक पूछ रहा हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कोर्स का। हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस कोर्स में आगे क्या पढ़ेंगे, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इसको गौर से सुन लीजिए। लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर और सिमेंटिक एनालाइजर। अच्छा, इसके बाद के जो फेजेज है वो ज़्यादा ऐसे नहीं है। वो बेसिकली एक फेज है वो कहलाता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। अब देखें, अगर आपको इंग्लिश आती है और मुझे चाइनीज़ आती है, और मुझे इंग्लिश नहीं आती और आपको चाइनीज़ नहीं आती, तो हम लोग बीच में क्या रखेंगे? कम्युनिकेशन के लिए हम लोग बीच में क्या हायर करेंगे? ठीक है, ट्रांसलेटर हायर करेंगे ना। तो बेसिकली इंटरमीडिएट कोड जनरेटर होता है, एक फेज होता है वो कहलाता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या करता है कि उस कोड को उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिस फॉर्म में दोनों समझ सके। मतलब क्या है, यहाँ से लो लेवल समझ सके, वहां से हाई लेवल समझ सके, वो उसकी चॉइस है। आई आर कोड जनरेटर कहलाता है, आई आर, इंटरमीडिएट कोड। ठीक है, ये फेज कहलाता है इंटरमीडिएट कोड, जो दोनों के दरमियान में ब्रिज का काम कर रहा है। ठीक है, ये कहलाता है आई आर कोड। और फिर इसके बाद कुछ जगहों पे, कुछ स्लाइड में आपको दिखेगा इस फेज के बाद एक और फेज है, वो भी आई आर कोड है लेकिन वो ऑप्टिमाइजेशन है। आई आर ऑप्टिमाइजेशन का फेज है। मतलब आई आर ऑप्टिमाइजेशन के फेज का मतलब क्या है कि आई आर कोड जो भी जनरेट हो गया है उसको मजीद बेहतर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल पे मैं तमाम फेजेस का आउटपुट दिखा दूंगा बस। आप उनके काम तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन तमाम फेजेस पे मैं आपको इसका आउटपुट दिखा दूंगा। तो ये आई आर कोड ऑप्टिमाइजेशन है। इसका मतलब ये है कि जो आई आर कोड जनरेट हुआ है फर्स्ट क्लास में 200 लाइनें हो गई हैं, तो क्या ये बेहतर हो सकता है? ये कहलाता है आई आर कोड ऑप्टिमाइजेशन। और फिर एक और फेज होता है वो कहलाता है रजिस्टर एलोकेशन। रजिस्टर एलोकेट करता है, आपको पता है कि लो लेवल लैंग्वेज में रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, जो भी काम हो रहा होता है वो रजिस्टर के जरिए हो रहा होता है, तो रजिस्टर एलोकेशन होती है। तो ये आगे के जो फेजेस लिखे हैं ना मैंने 3, ये एज सच इतने वो नहीं है कि हम इस तक पहुंचेंगे तो बहुत डिटेल में बात करेंगे। डेफिनेटली ये कंपाइलर के फेजेस हैं। तो अभी मैं स्लाइड पर दोबारा जाऊंगा, तो ये पूरी एक डायग्राम है। सिंटैक्स एनालाइजर, लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, ठीक है, सिमेंटिक, आई आर कोड ऑप्टिमाइजेशन, रजिस्टर एलोकेशन। रजिस्टर लिखा हुआ है, ये रजिस्टर, ठीक है, ये रजिस्टर लिखा हुआ है। तो ये डिफरेंट फेज है, रजिस्टर एलोकेशन। और इसके बाद जो है बस आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। इन तमाम फेजेस के साथ कुछ चीज़ें एसोसिएट होती हैं, एरर हैंडलिंग की, एरर को हैंडल करने की कुछ चीज़ें एसोसिएट होती हैं। और एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं सिंबल टेबल मैनेजर। सिंबल टेबल मैनेजर, सिंबल टेबल मैनेजर वो पूरे कोड में मेंटेन करके चल रहा होता है कि कौन सा सिंबल, मतलब वेरिएबल इस वक्त क्या वैल्यू रखता है, कौन सा वेरिएबल इस वक्त क्या वैल्यू रखता है। ये ए है तो उसकी इस वक्त वैल्यू क्या है, बी है तो इस वक्त क्या वैल्यू होगी, किसी चीज़ को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो इस वक्त ये क्या होगा। वो उस पूरे का रिकॉर्ड रखते हुए चलता है। ये कहलाता है सिंबल टेबल मैनेजर। क्या कहलाता है? सिंबल टेबल मैनेजर। अच्छा जी, ये मीटिंग एंड हो रही है तो आप लोग फ़ौरन ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं अजान, नमाज का ब्रेक 6:20 पे दूंगा ताकि हम एक साथ ही नमाज पढ़ लें। फ़ौरन ज्वाइन कर लीजिए।